Hello everyone, I'm Pooja Yadav working as Assistant Professor in Axis Institute of Pharmacy. Today my topic is rheology, an introduction to rheology. So these are the topics which we are going to cover in the upcoming slides. First is rheology, basic rheology की definition देखेंगे हम. Then importance of rheology. We will see कि rheology की importance क्या है, हम क्यों आखिर rheology को study कर रहे हैं. Then viscosity, क्योंकि of course we are studying about rheology, then we should know about कि viscosity क्या होती है. Types of viscosity, applications of rheology, Newton's law of viscosity, Newtonian liquids, non-Newtonian liquids, and then shear thickening, shear thinning system, and at last thixotropy. ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियोलॉजी क्या होती है. ओके तो रियो का मतलब एज यू कैन सी हियर, रियो का मतलब ही होता है टू फ्लो करना, कोई चीज़ कैसे फ्लो कर रही है. एंड लोगोस इज एज वी ऑल नो साइंस. तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी मटेरियल कैसे फ्लो कर रहा है. एंड जब भी मैं मटेरियल बोल रही हूँ, यहाँ पे तो मैं मटेरियल बोल रही हूँ, बट इन द सेंस कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स, फार्मास्यूटिकल जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं, उनको बनाने से लेके उनको बनाने के बाद जो फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट होता है, उन सब की ही रियोलॉजी को स्टडी करना, रियोलॉजिकल पैटर्न को स्टडी करना कि वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, लाइक उसके बहाव को स्टडी करना इज कॉल्ड एज रियोलॉजी. ओके एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मटीरियल इन इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल मैनर. ओके सो होता क्या है एक्चुअली, सारे मटेरियल्स आपने कभी देखा है कि एक तरीके से फ्लो कर रहे हो, लाइक इन द सेम मैनर, कभी देखा है? नहीं ना. तो हर मटेरियल, वॉट एवर द मटीरियल इज, उसका जो फ्लो होता है वो अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूँ, पानी का फ्लो अलग है. मरकरी, आपने मरकरी देखा है कभी, आपसे थर्मामीटर ब्रेक हो गया हो तो थर्मामीटर से मरकरी ऐसे ड्रॉप हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, इट फॉर्म्स अ ड्रॉप, तो वो फ्लो नहीं होता है. ठीक है, उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग है. ठीक है, देन कॉर्न स्टार्च का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, ठीक है, गाढ़ा सा, उसको अगर हम फ्लो करवा रहे हैं, उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग है. तो व्हाट आई वांट टू से यहाँ पे कि ये जो रियोलॉजी है, जिसका मतलब है टू फ्लो, ये जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है लगभग हर मटेरियल की डिफरेंट होती है. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ डेली लाइफ ऑब्जेक्ट के एग्जांपल लें तो अनयूजुअल फ्लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, यू कैन से मेयोनीज आप देख सकते हैं, पीनट बटर, चॉकलेट, इंक्स, पेंट्स, ब्रेड डो, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की एक रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है. दैट मीन्स दे आर हैविंग सम देयर स्पेशल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक. ओके let's get towards the second slide. Now here comes the importance and fundamentals of rheology. अब जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट स्ट्राइक्स योर माइंड इज कि क्या इम्पॉर्टेंस है. भाई हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आखिर उसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना. आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. स्पेशली हम लोग फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, तो रियोलॉजी की फार्मेसी में क्या इम्पॉर्टेंस है, वी शुड नो ना दैट. तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक क्रीम्स, पेस्ट, लोशंस. ठीक है, तो अब होता क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक्स, जितनी भी मेडिसिनल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, आपने कभी देखा है कि सारी एक जैसी होती हैं? कुछ ऐसी होती हैं हल्की सी जिसकी विस्कोसिटी थिक होती है. अभी हम विस्कोसिटी की भी आगे बात करेंगे. वी आर हैविंग स्लाइड्स विच टेल्स यू अबाउट द विस्कोसिटी कंसेप्ट्स. ठीक है, तो कुछ की विस्कोसिटी गाढ़ी होती है, कुछ की पतली होती है. आप जब उसको स्किन पे रब करते हो तो आप उसको ईजिली रब कर पा रहे हो कि नहीं, जिसकी वजह से अगेन उसकी अब्जॉर्प्टिव जो पावर्स होती हैं उस पर ही डिपेंड करती हैं. मान लीजिए आप कोई ट्यूब से ऑइंटमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, एंड वो निकल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या है, देयर इज़ सम डिफेक्ट इन इट्स रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी. वाइल फॉर्मुलेटिंग इट आपने उसको ध्यान नहीं दिया रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को, वो ट्यूब से ऑइंटमेंट निकल ही नहीं रहा है. या फिर आप कोई सस्पेंशन, लुक एट द सेकेंड पॉइंट, सस्पेंशन, इमल्शन, कुछ भी आप बना रहे हो,
तो उसको आप पोर कर रहे हो, लाइक आपने फॉर्मुलेशन बना लिया, अब आप बीकर से उसको जिसमें आपको पैकिंग करनी है उसमें पोर कर रहे हो, तो वो पोर ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पोर हो रहा है? उसको तो पोर होना चाहिए ना, ठीक है, इट शुड बी फ्लोइंग, ठीक है, तो वो पोर नहीं हो रहा है। वहाँ पे रियोलॉजी आपकी आप देखोगे, ठीक है, कि कहाँ आपने गलती की। Then look at the third point. It says fluidity of solution for injections. Now what is this? Fluidity of solutions for injection. जब injections की बात होती है तो आप कोई भी solution अगर parenteral बना रहे हो, that means injection IV IM बना रहे हो, तो उसको जब आप inject कर रहे हो तो वो अच्छे से फ्लो तो कर पाए आपकी वेन्स में, लाइक इट शुड नॉट फॉर्म अ क्लॉट, ठीक है, कि एक जगह बैठ गया आगे फ्लो ही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपको फर्दर और डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं बॉडी में। तो ये था ये पॉइंट। देन कम टू द फोर्थ पॉइंट, मिक्सिंग, फ्लो ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग, कंटेनर्स, रिमूवल प्रायर टू यूज़, पोरिंग, एक्सट्रूजन ऑफ पेस्ट फ्रॉम अ ट्यूब। ये सारी वो बातें हैं जो अभी मैं इसके पहले भी आपको बता रही हूँ। लाइक इसको देखते हैं, अगर एक्सट्रूजन ऑफ अ पेस्ट फ्रॉम अ ट्यूब, ट्यूब से किसी ऑइंटमेंट का निकलना, ठीक है, अगेन रियोलॉजी यहाँ पे एप्लीकेबल है। देन पैकेजिंग करना, पैकेजिंग मतलब कोई सस्पेंशन सिरप बना लिया, उसको पैक कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, पोर नहीं हो रहा है, अगेन रियोलॉजिकल प्लेस अ रोल ओवर हियर। देन मिक्सिंग एंड फ्लो ऑफ मटेरियल, मिक्स कर रहे हैं आप, 3-4 चीज़ों को आपने लिया, उसको आप मिक्स कर रहे हैं, बट आप जब मिक्स कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी सही नहीं, जैसे कि आपको उसकी फ्लूइडिटी चाहिए वैसे की फ्लूइडिटी उसकी आ नहीं पा रही है। ओके, देन कम्स द लास्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम। अब ये क्या है? चॉइस ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, आप प्रोसेसिंग इक्विपमेंट भी ऑन द बेसिस ऑफ रियोलॉजी ही चूज़ करते हो अपना। ओके, सो दीज वेयर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ रियोलॉजी, कि आखिर रियोलॉजी का फार्मेसी में रोल क्या है, हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हम इसको क्यों पढ़ें। ओके, ऑलराइट, लेट्स गेट टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आगे हम विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे, मेरे मुंह से 1-2 बार निकला विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कम ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? व्हाट इज़ विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी इज़ रेजिस्टेंस टू फ्लो। हम कहते हैं ना कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। जैसे पानी की विस्कोसिटी हम कह देंगे कम है एंड कॉर्नस्टार्च सॉल्यूशन की पानी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, या ग्लिसरीन की ज़्यादा है एंड पानी की कम है, ग्लिसरीन की ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? लेस विस्कस एंड मोर विस्कस मतलब गाढ़ापन, ठीक है। रेजिस्टेंस टू फ्लो विच इज़ डिनोटेड बाई विस्कोसिटी नीटा. It is the coefficient of viscosity and this is the formula for calculating the viscosity. अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, it says neta equals to F upon G, ठीक है। ये जो चीज़ है F और G, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे रियोलॉजी में आगे तक आपको जितने भी प्लॉट्स हैं और उन सब में आपको ये सारी बातें, टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, देखने को मिलेंगी। तो ये F और ये G क्या है, इसको देखते हैं। F जो है वो है आपका shear स्ट्रेस, ठीक है, एंड G है रेट ऑफ shear। तो ये दोनों चीज़ें आखिर हैं क्या, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, आप पॉइस, डाइंस, ये सारी हैं यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो F इज़ shearing स्ट्रेस एंड G इज़ रेट ऑफ shear। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। तो shear स्ट्रेस होता क्या है? shear स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लगाते हैं किसी फ्लूइड में ताकि वो मूव करे। ओके, दिस इज shear स्ट्रेस। क्योंकि हमारे बहुत से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हाईली विस्कस होते हैं, उनको हमें मूव करवाने के लिए कुछ shear स्ट्रेस लगाना पड़ता है। अगर मैं कह रही हूँ shear स्ट्रेस लगाना पड़ता है तो इसका मतलब है कि हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये कितना पर यूनिट एरिया इस पे फोर्स लगा, ठीक है। तो shear स्ट्रेस इज फोर्स
per unit area. Now what is this rate of shear? shear stress तो हो गया कि कितना फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे पर यूनिट एरिया. अब रेट ऑफ shear क्या है? अब देखिए जहाँ भी कहीं ये रेट वर्ड आ जाता है ना, रेट, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन इतने घंटे में इतना किलोमीटर्स चली. सिमिलरली रेट ऑफ shear जिसको हम G से डिनोट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर जिसको हम G से डिनोट करते हैं, इट सेज G इक्वल्स टू dV अपॉन dr. जैसे नहीं कहते हैं कि इतना किलोमीटर इतने आवर में चला वो, ठीक है, ट्रेन या बस जो भी व्हाटएवर. तो सिमिलरली यहाँ पे dV इज चेंज इन वेलोसिटी, ओके, एंड व्हाट इज dr? dr इज चेंज इन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने किया जब उसकी वेलोसिटी या विस्कोसिटी चेंज हुई. तो ये जो है पूरा इसका रेशियो कुल मिला के, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ shear. जब आप कुछ shear स्ट्रेस लगाओगे भाई तभी तो आपकी बॉडी मूव करेगी, एंड जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो आपको एक रेट ऑफ shear मिलेगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये बॉडी बनाई, ओके, इस पे मैंने फोर्स लगाया, लेट अस अप्लाई सम फोर्स, ओके. तो ये फोर्स तो लग गया हमारा shear स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया. अब ये जो वॉट एवर द बॉडी इज, विच एवर द फ्लूइड इट इज, ठीक है, इट विल मूव. ये जो मूव करेगा और इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी विस्कोसिटी में चेंज आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज dV. एंड ये जो मूव किया ये इतना x, दिस विल बी कॉल्ड एज dr, ओके. तो दिस इज रेट ऑफ shear. तो आई होप आपको अब shear स्ट्रेस और रेट ऑफ shear समझ में आ गया है. shear stress is force applied and rate of shear is dV upon dr, that is change in velocity, viscosity upon the displacement. ओके, अब बात आती है कि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में. किन दोनों के बीच में? रेट ऑफ shear एंड shear स्ट्रेस, इन दोनों के बीच में आखिर रिलेशनशिप क्या है? तो इनकी जो रिलेशनशिप है इट इज़ प्रोपोर्शनल, इट शुड बी प्रोपोर्शनल. लाइक यहाँ पे देखिए आप, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है, तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, दिस इज shear स्ट्रेस. यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हुआ है, इज प्रोपोर्शन टू dV अपॉन dr. dV अपॉन dr क्या है आपका? रेट ऑफ shear, ठीक है. या फिर इसी में जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया तो एक इक्वल्स टू लग गया, एंड यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एड ऑन हो गया विच इज नीटा, ठीक है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. एंड यही हमने अभी पीछे विस्कोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो भी हमारा इसी से आया था. तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है. रियोलॉजी स्पेशली आया जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ा है, फोर्स लगेगा, बॉडी मूव करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, वही सब है. बट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल ऑन फ्लूएबल प्रोडक्ट्स जो फ्लो कर सके, ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला है आपका, दिस इज न्यूटन्स इक्वेशन, ओके. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें रियोग्राम्स. अब आप जो भी अभी हमने देखा कि रिलेशनशिप है ना, कुछ रिलेशनशिप है shear स्ट्रेस एंड रेट ऑफ shear के बीच में, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था, ठीक है. अब इनका जो रिलेशनशिप है इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कोई ग्राफ बनेगा. हम यहाँ पे रेट ऑफ shear, यहाँ पे shear स्ट्रेस लगाएंगे वैल्यू और देखेंगे कि विस्कोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो ये जो प्लॉट होगा बिटवीन रेट ऑफ shear एंड shear स्ट्रेस, ये जो प्लॉट है दिस विल बी कॉल्ड एज रियोग्राम्स,
ओके तो रियोग्राम्स अगर आपसे कभी कोई पूछे कि रियोग्राम्स आखिर होते क्या हैं, तो यू हैव टू टेल कि जो भी प्लॉट हम रियोलॉजी में पढ़ते हैं दैट इज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ शियर एंड शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज रियोग्राम। आगे चल के अभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो हैं उसमें आपको रियोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। नाउ अभी हम पहले विस्कोसिटी को ही थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, आगे चल के हम न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी देखेंगे। ओके सो दिस इज़ वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी सिंपली हम इसको नीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको शेयर विस्कोसिटी भी कभी कभी कहते हैं। अब ये होता क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी? टेंजेंशियल फोर्स जो लगता है लेयर्स को मूव करने में, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक विस्कोसिटी। एंड इसका जो यूनिट है पास्कल्स, मिली पास्कल्स आप कह सकते हो। देन कम टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमेशा उस चीज़ की होती है विच इज़ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जिसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो वो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाती है। एंड इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द प्रीवियस वन दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइड करके डेंसिटी ऑफ द मटेरियल से, तो हमारी निकल जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। जब टेंजेंशियल फोर्स लगे लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर, तो उसको डायनेमिक विस्कोसिटी। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो, तो दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को निकालने के लिए मैंने क्या बोला, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कर देंगे, तो दैट विल बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके एंड इसकी एसआई यूनिट होती है स्क्वायर मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगेन विस्कोसिटी की एप्लीकेशन जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी, दोज वर द एप्लीकेशंस ऑफ रियोलॉजी। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं ये विस्कोसिटी की हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। हम विस्कोसिटी और रियोलॉजी ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड ही हैं। तो विस्कोसिटी अगेन, जैसे हम रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, विस्कोसिटी अगेन हमारी जितने भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जिनकी जो विस्कोसिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि क्रीम, लोशंस, पेस्ट, सीरप, सस्पेंशन, इमल्शन। आप पैरेंट्रल्स की बात करें तो हर पैरेंट्रल इंजेक्शन क्या सेम होता है, कुछ को हमें शेक करके बनाना पड़ता है, कुछ रेडीमेड होते हैं, कुछ ऑयली होते हैं, ठीक है, कुछ इमल्शंस के फॉर्म में होते हैं, तो वो भी अलग अलग होता है। तो अब विस्कोसिटी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर जैसे कि हम टॉपिकल प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो अगर वो ईजिली उसकी विस्कोसिटी एज पर रिकमेंडेशंस नहीं होगी, तो जब आप उसको रब करोगे तो वो प्रॉपर्ली रब नहीं होगा, पेनिट्रेट नहीं होगा तो अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो फिर ऐसे फॉर्मुलेशन को बनाने का और लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसको आपको बनाने के पहले यू हैव टू स्टडी द विस्कोसिटी पैरामीटर्स। आपको विस्कोसिटी चेक करनी चाहिए कि क्या क्या जो सब्जेक्ट आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स आप डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, वो सब आपके ठीक हैं या नहीं विस्कोसिटी में। अब ऐसा माना जाता है कि अगर आप जैसे कि जो आप मूव वगैरह, जैसे मूव का एग्जांपल लेते हैं, मूव आप लगाते हो तो उसमें कुछ मेडिकामेंट होता है कि नहीं, कि ऐसे ही बस वो निकला और लगा लिया, उसमें कुछ मेडिकामेंट होता है जो कि आपकी प्रॉब्लम को, आपके पेन को, आपको स्प्रेन कुछ भी हुआ है उसको ठीक करता है। उस मेडिकामेंट को हम उस ऑइंटमेंट के फॉर्म में बनाने के लिए उसको एक बेस देते हैं, कुछ उसको बेस में ऐड करके उस ऑइंटमेंट का फॉर्म देते हैं। तो अगर हमारा वो ऑइंटमेंट, वो जो बेस है जिसमें हमने उसको ट्रैप करके भेज रहे हैं ऑइंटमेंट के फॉर्म में ट्यूब के अंदर, अगर वो बेस हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, लाइक उसकी विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जो बेस से हमारा मेडिकामेंट है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। वन ऑफ द पैरामीटर इज दिस ऑल्सो। देन विस्कोसिटी ऑफ सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स, जो जैसे कि अभी ऊपर देखा लोशंस वगैरह, क्रीम्स, पेस्ट, अब इनकी जो सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो इनकी थेरेप्यूटिक अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है।
देन सस्पेंशंस के केस में भी सिमिलर, विस्कोसिटी को हमें ध्यान में रखते हुए बनाना है। हम बॉटल से सस्पेंशन को निकाल रहे हैं इनटेक करने के लिए, तो वो पोर हो पा रहा है कि नहीं, कि उसी में आपके कैप में ही चिपका हुआ है। तो क्यों, अगर वो चिपका हुआ है आपके कैप में, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट्स विस्कोसिटी पैरामीटर, इट्स रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो सस्पेंशन निकाले और उसके कैप में ही वो सस्पेंशन जमा रह जाए और उसके मुंह में कुछ जाए नहीं, है ना। तो विस्कोसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ओके, नाउ हमारा अब जो अभी मैं आपको बता रही थी न्यूटन्स लॉ, पीछे जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, सिमिलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ देयर इज विस्कोसिटी। अब व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? अब जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, उसमें क्या था कि कोई टेबल है, टेबल को मैंने पुश किया, जब मैंने उसको पुश किया तो आई एम अप्लाइंग सर्टेन काइंड ऑफ व्हाट, फोर्स, उस टेबल पे मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। टेबल पे मैंने फोर्स लगाया तो वो टेबल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो मूव हुई। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या होगा, कोई फ्लूइड है हमारा, उस पर हम थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम फोर्स को क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बार बार फोर्स वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वी विल से शियर स्ट्रेस। तभी हमने स्टार्टिंग में शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर को पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, XYZ कुछ भी, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ग्लिसरीन, मरकरी, कुछ भी, कॉर्न स्टार्च, सस्पेंशन, पेंट, ऑयल, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमने अब उस पर कुछ फोर्स या शियर स्ट्रेस लगाया, तो उसने हमको इन टर्न क्या दिया, कुछ रेट ऑफ शियर दिया, दैट इज़ उसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी में चेंज आया एंड उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया। तो वही जो रिलेशन अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, जिसको हम कह रहे थे न्यूटन्स लॉ होता है, दिस इज, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी, फोर्स दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड जी दैट इज रेट ऑफ शियर dV अपॉन dr, कि हमने उसको फोर्स दिया एंड वो लिक्विड, उसकी वेलोसिटी विस्कोसिटी में कितना चेंज आया एंड dr इज उसने फिर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, हमारे शियर स्ट्रेस लगाने पे रेट ऑफ शियर हमें कितना मिला, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए एक और बात, अब ये जो न्यूटन थे, जैसे कि आप, इन्होंने ये लॉ तो दे दी, बट इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको जब ये फॉर्मूला बताया था कि शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर का जो रिलेशन है दैट इज़ लीनियर, मतलब कि अगर आप F दैट इज़ व्हाट, शियर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, तो यू शुड गेट सम रेट ऑफ शियर ऑल्सो। ये बढ़ा रहे हो तो आपको ये दोनों मतलब बढ़ने चाहिए, थोड़ा सा रेट ऑफ शेयर बढ़ा है, थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस बढ़ा, थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस बढ़ा, थोड़ा सा रेट ऑफ शेयर बढ़ा, दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब दे शुड वॉक अलॉन्ग विद ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लगा रहे हैं फोर्स और वो चीज़ मूव नहीं कर रही है। तो न्यूटन्स की लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो भाई मेरी लॉ को फॉलो करेगा उसको मैं बोलूँगा न्यूटोनियन फ्लूइड्स या फिर न्यूटोनियन मटेरियल्स या फिर न्यूटोनियन फ्लो, ठीक है। उसके बाद जो इनकी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, वो उनको इन्होंने कह दिया कि वो नॉन न्यूटोनियन कहलाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, दैट इज शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर का एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं चला वहाँ पे, ठीक है। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बाद हम आते हैं न्यूटोनियन फ्लो पे। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड नेम्ड फॉर इज़ैक न्यूटन, जैसे कि हम बात करें, सबको पता है इज़ैक न्यूटन उनका पूरा नाम है। इज़ अ फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिनका स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर कर्व इज़ लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब कि हम उसको स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। dV अपॉन dr हमें मिल रहा है, याद है ना, dV अपॉन dr क्या था, ये चेंज इन उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी, मूव किया हमने, थोड़ा सा उसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा मूव किया एंड कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज dr।
तो अब न्यूटोनियन लिक्विड्स वो लिक्विड होते हैं जिसमें हमारा ये हमारा था क्या, दिस वॉज G, दिस वॉज डिनोटेड एज G इज रेट ऑफ शेयर और F दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल। तो ये जब लीनियर रिलेशनशिप रख रहा हो, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया थोड़ा सा मूव किया, वो रेजिस्ट ना करे कुल मिला के। अगर जैसे हमने किसी फ्लूइड पे फोर्स लगाया और उसने रेजिस्ट किया, उसने थोड़ी देर तक बोला कि नहीं मैं इस फोर्स को रेजिस्ट करूँगा, मैं फील नहीं करूँगा। जैसे कि कुछ चीज़ें होती भी हैं, आप फॉर एग्जांपल आप केचप का बॉटल जब आप केचप गाढ़ा गाढ़ा होता है, ओके, आप क्या करते हो, ऐसे कर रहे हो तो वो नहीं निकल रहा है, गाढ़ा है क्योंकि, ठीक है। रेजिस्ट आपको अब क्या करना है, उसको 2-3 बार यू हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स। अच्छा, और एक बात, फोर्स यहाँ पे किसी भी प्रकार का हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्रेशर, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ फोर्स आपको लगाना है, बस फोर्स होना चाहिए वो, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है बहुत तरीके के फोर्स होते हैं। तो केचप का बॉटल की हम बात कर रहे थे, तो अंदर जो उसमें केचप है उसको जब हम थोड़ा सा हम shear स्ट्रेस लगा रहे हैं, तब वो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी चेंज हुई एंड तब वो बाहर निकला। तो ये केचप ने किया क्या, उसने न्यूटन की बात नहीं मानी। न्यूटन ने क्या बोला था कि लीनियर होना चाहिए, थोड़ा सा फोर्स लगाओ बस वो आगे बढ़ जाए, है ना। तो इसने केचप ने क्या किया, फोर्स हमने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 2 बार उसने रेजिस्ट कर दिया, तीसरी बार वो हल्का सा लिक्विड ही होके निकल आया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली मेयोनीज आप देख सकते हैं, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ के भी एंड सिमिलरली फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में भी। तो जो न्यूटन्स की लॉ को फ्लूइड्स आपके फॉलो करें वो आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं, एंड जो उसको ना फॉलो करें वो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने न्यूटोनियन के लिखे हुए हैं, वाटर, क्लोरोफॉर्म, ऑयल्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन, जैसे कि मैंने डिस्कस कर ही दिया है नॉन न्यूटोनियन, बट फिर भी लेट अस सी द स्लाइड ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे शेयर रेट एंड शेयर स्ट्रेस के बीच का जो रिलेशन हो वो लीनियर ना हो, वो फ्लूइड्स कहलाएंगे आपके नॉन न्यूटोनियन, क्योंकि वो शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर जाते हैं। मतलब थोड़ी देर आप आप अगर यहाँ पे ग्राफ देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर स्ट्रेस लगा रही हूँ, मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला मुझे, बट थोड़ी देर के बाद मुझे मिलने लगा। तो जो ये एरिया था, यहाँ तक इस फ्लूइड पे कोई भी अंतर नहीं आया, उसने रेजिस्ट कर दिया जो भी फोर्स लगाया गया उस पर, बट इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी विस्कोसिटी में चेंज आया एंड वो राइज करने लगा। ऑल्दो, अच्छा मैं एक बात और बताऊं, ये थोड़ी देर के बाद ये जो एक यील्ड वैल्यू होती है, मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स होता है, जितना फोर्स लगने के बाद, रेजिस्ट करने के बाद ये फिर स्टार्ट कर देते हैं, न्यूटन्स की लॉ को फॉलो करने लगते हैं। बट उसके पहले तो इन्होंने इतनी देर रेजिस्ट किया ना, आपने फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं किए उतनी देर, तो वहीं पे इन्होंने न्यूटन्स की लॉ को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो that is only written over here कि non-Newtonian flow is defined as one for which the relation between F and G is not linear, ठीक है। जो भी बातें अभी हमने पढ़ी हैं वही it is written. It can be seen in liquids and in solid heterogeneous. These are some examples of non-Newtonian suspension, colloids, ointments, okay. Now टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स, ठीक है। बेसिकली हमें इसे ही स्टडी करना है, क्योंकि हमारे जो न्यूटोनियन होते हैं उसमें सिर्फ हमारा पानी, ऑयल एंड क्लोरोफॉर्म आता है, उसके अलावा तो हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जो कि हम फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं, तो वो सारी हमारी आती हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स के अंदर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, प्लास्टिक, pseudoplastic and dilatant, ठीक है।
कोई कभी आपसे पूछे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कितने तरह के होते हैं, तो प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक एंड डाइलेटेंट। ओके, नाउ प्लास्टिक फ्लो की बात करते हैं। प्लास्टिक फ्लो में होता क्या है? अब ये जो होते हैं ये तुरंत के तुरंत फ्लो करना नहीं शुरू करते हैं जैसे ही आप इनको स्ट्रेस दो, जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की स्पेशलिटी होती है कि वो न्यूटन की लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। आप इनको फोर्स लगाओ, ये तब भी मूव करना नहीं स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ी देर रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये कोई फ्लूइड है, हाँ, इसमें मैंने फोर्स लगाया, कुछ शियर स्ट्रेस लगा रही हूँ मैं, बट मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर ये रेजिस्ट कर रहा है, फिर मैंने इस फोर्स को बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगाया। अब जब मैंने थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो मैंने देखा अभी भी ये फ्लो रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स को, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है? ये न्यूटन की लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस के बीच में। डी वी अपॉन डी आर कुछ आ ही नहीं रहा है, फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, डी वी अपॉन डी आर आ ही नहीं रहा है। दैट इज़ ना ये फ्लो चेंज हो रहा है, ना ये डिस्टेंस आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। अब लेकिन फिर दोबारा से जब थोड़ा सा फोर्स मैंने बढ़ाया तो मैंने क्या देखा कि हाँ, नाउ वी हैव गॉट सम रेट ऑफ शेयर दैट इज डी वी अपॉन डी आर। अब जो ये फ्लूइड था इसने हमें थोड़ा सा चेंज दिखाया अपनी विस्कोसिटी के अंदर, थोड़ा सा इसने डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो दैट इज़ वाई इनको हम प्लास्टिक फ्लो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, क्योंकि ये करते क्या हैं, ये फोर्स जब हम लगाते हैं तो उसको रेजिस्ट करते हैं, जो कि हमारी न्यूटन की लॉ के अगेंस्ट है, एंड इसीलिए ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आते हैं, जो कि प्लास्टिक फ्लो होता है। अब ये वाले जो हैं ये कभी भी आपके इनका रियोग्राम ओरिजिन से नहीं शुरू होता है। ये देखिए आप, इनका रियोग्राम कभी भी ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये थोड़ी दूर तो अभी जैसे मैंने ड्रॉ भी किया था, इतनी दूर तो इसने रेजिस्ट ही कर डाला है ना। आप फोर्स लगाते रहे, आप शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो, लेकिन उतनी दूर आपको कोई यहाँ पे नहीं मिला रेट ऑफ शेयर। बट हाँ, एक ये पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ आती है यील्ड वैल्यू की, यील्ड वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये जो आपका F है, यहाँ पे आपको एक F पॉइंट दिख रहा होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड वैल्यू। अब ये यील्ड वैल्यू होता क्या है, ठीक है। आप जो ये प्लास्टिक फ्लो वाले होते हैं मटेरियल, ठीक है, इसमें आप फोर्स लगाते जा रहे हो। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक फ्लो मटेरियल बनाया, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक प्लास्टिक फ्लो का, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म जस्ट। तो अब आप देख रहे हो कि इसका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, हाँ, तो इस पर कुछ नहीं हुआ, फिर और फोर्स लगाया तो मैंने देखा कि अब ये जो है, अब दे हैव स्टार्टेड टू अपार्ट, ठीक है, दे हैव स्टार्टेड टू गेट अपार्ट, मतलब अब ये थोड़े थोड़े अलग हो गए हैं और अब इनकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा फोर्स और मैं बढ़ा दूंगी तो अब ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था जहाँ पे मेरे फोर्स बढ़ाने के बाद ये अलग अलग हो गए, तो वो फोर्स क्या था कि इनके आपस का जो इंटरेक्शन था उससे ज़्यादा फोर्स मैंने लगाया, है ना। जैसे दो लोग अगर जॉइंट हैं तो वो जिस फोर्स से जॉइंट हैं, अगर मैं जब तक उस फोर्स को ओवर पावर नहीं करूँगी, उसके ऊपर नहीं निकलूँगी, तब तक तो वो चिपके ही रहेंगे आपस में। मुझे क्या करना है, मुझे वो जो दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो जिस फोर्स से जुड़ी हुई हैं, मुझे उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जब मैंने फोर्स बढ़ाती गई और एक पॉइंट पे मैंने देखा कि अब ये अलग हो गए। वो जो फोर्स था जिस पॉइंट पे ये जो बॉल्स थे ये अलग अलग एटम्स हो गए, ये फोर्स मेरा यील्ड वैल्यू कहलाता है। मतलब ये जो F है, दिस इज यील्ड वैल्यू, एंड ये वो वैल्यू है जहाँ पे फोर्स हमने ऑब्जेक्ट जो फ्लो मटेरियल है उसके फ्लो से, उसके जो इंटरेक्शन थे उससे ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, ओवरकम कर दिया है उसको, एंड अब वो
वीक हो गया है उसके खुद के इंटरैक्शंस और वो अब अलग अलग होके फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये था प्लास्टिक फ्लो, जिसको हम बिंघम बॉडीज भी कहते हैं। वन मोर थिंग, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो प्लास्टिक फ्लो वाले मटेरियल्स होते हैं उनको हम बिंघम बॉडीज भी कहते हैं। ओके, जस्ट लुक एट हियर, materials exhibiting plastic flow are called as Bingham bodies। मतलब कभी आपसे कोई पूछे व्हाट आर बिंघम बॉडीज, तो वो मटेरियल्स जो प्लास्टिक फ्लो रखते हैं, जो कि नॉन न्यूटोनियन है, जो कि फोर्स को रेजिस्ट करते हैं थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर के बाद फ्लो करने लगते हैं बट थोड़ी देर वो रेजिस्ट करते हैं, तो वो मटेरियल आपके बिंघम बॉडीज कहलाते हैं। या तो आप प्लास्टिक फ्लो मटेरियल बोलो या फिर बिंघम बॉडीज बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, प्लास्टिक फ्लो के एग्जाम्पल जैसे कि कुछ पेस्ट, पेंट, ऑइंटमेंट्स। पेंट आपने देखा है कैसा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, ठीक है। जैसे कि आप पेंट को जब कोई उस पर फोर्स ना लगाओ, पेंट को आप बकेट से जब ऐसे करके निकालोगे तो वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, बट जब आप उसको ब्रश में लेके वॉल पे आप प्रेशर लगाओगे, मतलब आपने ब्रश को पेंट में डुबाया और फिर जब वॉल पे प्रेशर से उसको स्लाइड किया तो आपने देखा कि उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई, वो कैसे पतली पतली लेयर्स में पूरी वॉल पे लग जाता है। तो दैट इज़ बिकॉज कि पेंट एक प्लास्टिक फ्लो होता है, जब तक उसमें आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करेगा, विस्कोसिटी को चेंज नहीं करेगा। आई थिंक आपको प्लास्टिक फ्लो समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लो की, ठीक है, द सेकेंड वन। अब ये हमारा उल्टा होता है बिंघम बॉडीज यानी कि प्लास्टिक फ्लो से। होता क्या है, जो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं इनकी विस्कोसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं। क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हम शियर स्ट्रेस जब लगाते हैं तो हमारा जो विस्कोसिटी है मटेरियल की वो घट जाती है, कम हो जाती है। मतलब कोई गाढ़ी चीज़ है तो वो पतली होने लगेगी, ठीक है। आप टिपिकल एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे गम होता है ना, गम, ट्रैगाकैंथ आपने सुना होगा फार्माकोग्नोसी में, ट्रैगाकैंथ गम, जो ये जेलिंग एजेंट्स होते हैं। अब आप क्या करो, CMS, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अगर आप वाटर में खूब तेज़ आप हीट करो, शेक करो, तो आप देखोगे कि इनकी विस्कोसिटी क्या है, ये पहले तो गाढ़े होते हैं फिर पतले हो जाते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। अब होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। दीज आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स डिसअरेंज्ड एट लो शियर रेट। जब इनके पास लाइक ऐसे होते हैं ये, ठीक है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिसअरेंज्ड होते हैं जब इन पे शियर रेट बहुत कम होता है, शियर स्ट्रेस बहुत कम होता है। बट जब हम इन पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये मटेरियल पे शियर रेट को बढ़ा देंगे, हाई कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, मतलब ये अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अलाइन करने लगेंगे एंड ये लेस विस्कस हो जाएंगे, ये पतले हो जाएंगे, इनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें जब हम शियर स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं तो उनकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्यूडो प्लास्टिक फ्लो या स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल। ग्राफ कह सकते हैं या फिर हम इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा रियोग्राम बोलें। ओके, तो दिस इज रियोग्राम ऑफ स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। नाउ कम टू डायलेटेंट फ्लो
कि डायलेटेंट फ्लो क्या होते हैं। अब डायलेटेंट फ्लो, इनको हम एक चीज़ और कहते हैं, जैसे हम प्लास्टिक वालों को बिंघम बॉडीज कह रहे थे, सिमिलरली डायलेटेंट मटेरियल जो कि तीसरी टाइप का, थर्ड टाइप का हमारा क्या होता है, हमारा नॉन न्यूटोनियन लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है तीसरी टाइप का। पहला था प्लास्टिक, दूसरा था स्यूडो प्लास्टिक, तीसरा है डायलेटेंट। अब ये जो डायलेटेंट वाला है इसको हम shear थिकनिंग फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है जैसे ही हम shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अभी हमने इसके पहले वाला जो पढ़ा था वो क्या था, वो था हमारा स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। एक बार स्यूडो प्लास्टिक पे दोबारा आइए, दिस इज स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक में क्या था, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो पतला होता जाता है। बट जो डायलेटेंट वाला होता है इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हैं बढ़ने लगती है इसकी विस्कोसिटी, ओके। अब ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। अब होता क्या है कि इनमें shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। अब जैसे कि इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब आप यहाँ थर्ड पॉइंट देखिए, अ डायलेटेंट फ्लूइड कैन ईजिली बी मेड बाय मेकिंग कॉर्नफ्लोर एंड वाटर। जो कॉर्नफ्लोर होता है उसको आप पानी में घोलिए 2:1 के रेशियो में, तो जब आप इसको घोलोगे तो वो लिक्विड रहेगा, लाइक आपने पानी में कॉर्नस्टार्च को घोल दिया। बट जब आप उसको स्टर करोगे, आप फोर्स लगाओगे, स्टरिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। आप किसी, मैंने जैसे कि बोला फोर्स कैन बी इन एनी फॉर्म, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर प्रेशर या फिर हीट या फिर टेम्परेचर, किसी भी फॉर्म में बस फोर्स लगने से मतलब है, ओके। तो अब यहाँ पे बोला क्या कि डायलेटेंट फ्लो वो फ्लो होते हैं जिन पे जब हम कुछ स्ट्रेस लगाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी वो गाढ़े हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2:1 के रेशियो में अगर हम कॉर्नफ्लोर और वाटर को मिलाएंगे, तो हमने पहले मिला दिया तो वो ऐसे ही रहा, लिक्विड ही रहा। बट जब हम उसको खूब तेज़ तेज़ स्टर करने लगेंगे, लाइक बहुत स्पीड से हम फोर्स लगाएंगे एंड स्टर करते जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गाढ़ा होता जाएगा। एंड थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टर इट। आप उसको स्टर ही नहीं कर पाओगे, आप उसको मिक्स कर ही नहीं पाओगे, आपका जो ग्लास रॉड होगा वो फंसने लगेगा। दिस इज़ बिकॉज कि हम जब उसको जल्दी जल्दी स्टर कर रहे हैं तो हम उस पर एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं। जब हमने वो फोर्स उसमें लगाया तो वो चीज़ क्या होने लगी, वो गाढ़ी होने लगी। जैसे जैसे हम उसको खूब तेज़ चला रहे हैं वो फोर्स लग रहा है एंड वो गाढ़ा होता जा रहा है। लेकिन डायलेटेंट फ्लो की एक खूबी होती है कि जब हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, ठीक है, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इफ़ लेफ्ट इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लिक्विड फॉर्म। अगर हमने थोड़ी देर बाद फोर्स लगाते रहे और फिर छोड़ दिया तो वो थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायलेटेंट फ्लो, या फिर इसको हम कहते हैं shear थिकनिंग फ्लूइड्स। shear थिकनिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स लगाने पे, shear लगाने पे वो गाढ़ा हो जा रहा है, ज़्यादा विस्कस हो जा रहा है। जो हाईली विस्कस चीज़ें होती हैं वो गाढ़ी होती हैं, जो लेस विस्कस चीज़ें होती हैं वो पतली होती हैं कंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो दिस वॉज डायलेटेंट फ्लो। अब डायलेटेंट फ्लो का भी लीनियर ग्राफ नहीं आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। नाउ यहाँ पे मैंने एक बार अलग से भी shear थिनिंग फ्लूइड्स एंड shear थिकनिंग फ्लूइड्स को बताया हुआ है। जैसे कि ये वाली स्लाइड जो है ये आपकी बता रही है shear थिनिंग फ्लूइड्स को। दूसरी पे आते हैं, यहाँ पे बता रही है shear थिकनिंग फ्लूइड्स को। shear थिकनिंग फ्लूइड्स अभी अभी हमने देखा कि डायलेटेंट फ्लो को बोलते हैं, बट पहले हम shear थिनिंग फ्लूइड्स को देख लेते हैं। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उसमें से जो स्यूडो प्लास्टिक वाला था, ठीक है, उसको हम कहते हैं shear थिनिंग फ्लूइड्स, मतलब जो पतला हो जाए फोर्स लगाने पे। जैसे कि स्यूडो प्लास्टिक कर भी रहा था। स्यूडो प्लास्टिक मोर द फ्लूइड इज sheared, जितना ज़्यादा हम मोर द फ्लूइड इज sheared उस पर फोर्स लगाएंगे, द लेस
विस्कस इट बिकम्स, उतना ज़्यादा वो पतला होता जाएगा कंसिस्टेंसी में, लाइक वो गाढ़ा था तो गाढ़े से पतला होता जाएगा, इट विल बिकम लेस विस्कस। ओके, तो जैसे कि पेंट, मैंने आपको उस टाइम पे स्यूडोप्लास्टिक में पेंट का एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि पतला हो रहा है, फोर्स लगाने पे विस्कोसिटी कम हो रही है, तो हम इनको क्या कह देते हैं, स्यूडोप्लास्टिक वाले सिस्टम्स को शियर थिनिंग फ्लूइड्स। ठीक है, कोई पूछे शियर थिनिंग फ्लूइड्स कौन से होते हैं, तो आप हमेशा बोलेंगे शियर थिनिंग फ्लूइड्स स्यूडोप्लास्टिक वाले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे वो पतले हो जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरा ऑन द अदर हैंड शियर थिकनिंग वाले आपके डायलेटेंट होते हैं, जैसे कि हमने पीछे डायलेटेंट पढ़ा था, कॉर्न स्टार्च और वाटर का मिक्सचर, हम चलाते जा रहे थे तो वो गाढ़े होते जा रहे थे, एंड गाढ़े होते जा रहे थे, इसलिए इनको हम कहते हैं शियर थिकनिंग। ठीक है, तो शियर थिनिंग वाले हो गए स्यूडोप्लास्टिक मटेरियल, एंड शियर थिकनिंग वाले हो गए आपके डायलेटेंट। नाउ आफ्टर ऑल दीज टॉपिक्स लेट अस टॉक अबाउट थिक्सोट्रॉपी। आई होप कि आपको विस्कोसिटी एंड सारे प्लास्टिक डायलेटेंट एंड स्यूडोप्लास्टिक फ्लो समझ में आए हो। नेक्स्ट टॉपिक इज थिक्सोट्रॉपी। अब थिक्सोट्रॉपी क्या है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? अगेन थिक्सोट्रॉपी भी आपकी एक रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। रियोलॉजिकल मैंने बोला दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू फ्लो ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल्स के फ्लो से रिलेटेड प्रॉपर्टी है आपकी ये। तो कुछ नॉन न्यूटोनियन आपके फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि स्यूडोप्लास्टिक, जो कि टाइम डिपेंडेंट चेंज इन विस्कोसिटी दिखाते हैं। टाइम, लेट मी अंडरलाइन दिस लाइन, टाइम डिपेंडेंट चेंज इन विस्कोसिटी। टाइम डिपेंडेंट चेंज इन विस्कोसिटी से हम क्या समझ रहे हैं, जो थोड़े टाइम के लिए अपनी विस्कोसिटी को चेंज करेगा, एंड अगर हम थोड़े टाइम के लिए, जैसे हमने बहुत सारे जेल होते हैं जो थिक्सोट्रॉपी को शो करते हैं, ठीक है, हमने उसको एजिटेट किया, एजिटेट मतलब हमने उसको अल्ट्रासोनिकेटर या किसी भी चीज़ में हम एजिटेट कर रहे हैं। एजिटेट करने का मतलब होता है उसको हम स्टर कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उतनी देर वो अपनी विस्कोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, बट आप जब उसको छोड़ दोगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट चेंज इन विस्कोसिटी, मतलब टाइम बीइंग के लिए इट विल चेंज इट्स विस्कोसिटी, बट इट विल अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड एज थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर। ओके, शियर थिनिंग, जैसे कि शियर थिनिंग अभी हमने पढ़ा था, जहाँ पे विस्कोसिटी कम हो रही थी जब हम रेट ऑफ शियर बढ़ा रहे थे। ठीक है, इनको हम कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी ब्लड, व्हिप्ड क्रीम, पेंट्स, ये सारी चीज़ें शो करती हैं। ओके, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है ओवर टाइम एट अ कांस्टेंट शियर रेट, और थोड़ी देर के बाद इट विल टेक इट्स ओरिजिनल फॉर्म। So that's all for the class. Rest we will study in next class. Thank you.